नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। आजादी के बाद से ही कश्मीर भारत का अंग रहा। कश्मीर भारत के नक्शे पर सिरमौर की तरह है, लेकिन कश्मीर से सटे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अपने देश का हिस्सा बताता है और कश्मीर को अपने कब्जे में करने के लिए लगातार हर नापाक हरकत भी करता है। लेकिन इस बार हर बार उसे भारत से मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं, हर मंच से कश्मीर का राग अलापता है, जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि कश्मीर कभी उसका नहीं हो सकता। इस बार पाक के आर्मी चीफ ने कश्मीर का राग एक बार फिर से अलापा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने 6 दशक बाद भारत पाक बंटवारे को अधूरा बताया। यहां तक कि शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा भी बताया है। शायद शरीफ को दोनों देशों के बंटवारे का इतिहास नहीं पता और ना ही ये पता है कि पाकिस्तान ने जब जब कश्मीर को हथियाने की कोशिश की, उन्हें करारी हार का जो सामना है वो उन्हें करना पड़ा है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, फिर छेड़ा कश्मीर का राग, बंटवारे को बताया अधूरा। आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। कभी वे सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी कश्मीर का राग अलाप कर बार बार सीमा विवाद को बढ़ावा देता है। इस बार पाकिस्तान ने न किसी राजनयिक और न किसी आतंकी संगठन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कश्मीर का राग अलापा है। शरीफ ने कहा है कि कश्मीर दोनों देशों के बंटवारे का अधूरा एजेंडा है। कश्मीर और पाकिस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। पाक आर्मी चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब एक दिन पहले ही भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में चुनाव कराए जाने का विरोध किया था। भारत का कहना है कि पहली बार इस इलाके में 8 जून को कराए जा रहे चुनाव के जरिए पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा मजबूत करेगा, जो कायदे से भारत का है। पाक आर्मी चीफ के बयान पर गृह मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मैं इस तरह के बयानों पर टिप्पणी करके इन्हें महत्व नहीं देना चाहता। गृह मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान जायज लगता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार कश्मीर का राग नहीं अलापा है, जबकि वहां के नेता अलगाववादी और आर्मी के अफसरों को मौका मिलता है वे कश्मीर का राग छेड़ देते हैं। जबकि दोनों देशों के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर भारत का अंग रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों से देश के स्वर्ग के कुछ हिस्सों पर जबरन अपना कब्जा जमाए हुए है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का सरासर उल्लंघन है। चैनल 1 के लिए ऋतुराज कुमार की रिपोर्ट। तो ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों को लेकर लगातार कश्मीर को लेकर अब बयानबाजी कर रहा है? क्या पाकिस्तान को भारत की फौजी ताकत के बारे में पता नहीं, या फिर इस तरह की जो बदजुबानी है पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा है? हम लगातार बात करें, पाकिस्तान इससे पहले भी कई बार न केवल बयानबाजी से बल्कि सीमा से घुसपैठ करके, या फिर ये कह लीजिए कि सीमा पर गलत तरीके से फायरिंग करके जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये जताता आया है कि वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। इसी पर हम लगातार चर्चा करेंगे। कश्मीर को लेकर हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से बढ़ी बयानबाजी के ये 3 कारण हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव है वजह? क्या विरोध के जरिए दबदबा कायम रखना चाहते हैं राहिल शरीफ? क्या पर्रिकर के बयान से डर गया पाक?
अब ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की सामरिक ताकत कितनी है। एक्टिव फौजी भारत में 13,25,000, पाकिस्तान में 6,17,000। विमान भारत में 1,905, पाकिस्तान में 914। लड़ाकू विमान भारत में 761, पाकिस्तान में 387। हेलीकॉप्टर भारत में 584, पाकिस्तान में 313। सभी तरह के टैंक भारत में 6,464, पाकिस्तान में 2,924। युद्धपोत भारत में 202, पाकिस्तान में 74। विमान वाहक पोत भारत में 2, पाकिस्तान में 1 भी नहीं। पनडुब्बी भारत में 15, पाकिस्तान में 8। परमाणु बम भारत में 90 से 100, पाकिस्तान में 100 से 120। सबसे ताकतवर मिसाइल भारत में अग्नि 5, 5,000 किलोमीटर की रेंज, पाकिस्तान में शाहीन 3, 2,750 किलोमीटर की रेंज। सालाना रक्षा बजट भारत में 2,86,000 करोड़ रुपए। तो ये ताकत अभी आपने देखी कि किसके पास कितनी है, लेकिन उससे पहले उससे बड़ा प्रश्न ये है कि पाकिस्तान की ओर से आखिर इस तरह की बयानबाजियां लगातार क्यों आती हैं, और ये जो तमाम बयानबाजियां हैं ये कहीं ना कहीं भारत में राजनीति को भी गर्मा जाती हैं और रक्षा के नजरिए से भी कई सवाल खड़े कर जाती हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ में मौजूद है राकेश भान, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल बीबी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, और सुनील नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नेगी जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। लगातार भारत और पाकिस्तान का जो शीत युद्ध कह लीजिए या सामने आमने का युद्ध कह लीजिए, इस तरह की बातें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? लोग भी अब सुन सुनकर परेशान हो गए हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, कश्मीर, क्या हल? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हम बात करते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस में मतभेदों की, इसकी जड़ें दरअसल स्वराज्य के आंदोलन के उस वक्त तक उसकी फाउंडेशंस जमी हुई हैं जब जिन्ना साहब ने हिंदुस्तान के 2 फाड़ करवा करके पाकिस्तान को अलग बनवाया और उसे विशुद्ध तौर पे एक मुस्लिम स्टेट बनाया। आपने देखा होगा कि मुझे ये कहते हुए बिल्कुल डाउट नहीं है इस बात में और कोई शक भी नहीं है कि भारत जहां एक तरफ सेक्युलर कैरेक्टर वाला कंट्री है, सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं, पाकिस्तान में विशुद्ध तौर पर वहां की राजनीति एक खास वर्ग इस्लामाइजेशन पे निहित है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे हिंदू प्रवृत्ति के लोग थे या हिंदू विचारधारा के लोग थे या हिंदू संस्कृति और सभ्यता के लोग थे, आपने देखा होगा शनै शनै पाकिस्तान में उनकी जो संख्या है वो लगभग नगण्य के समान हो गई नगण्य हो गई है। और लगातार ये भी कहा जाता है कि हमें भारत में जगह दे दी जाए। और आज जो बच्चे भी हैं वहां पर, आप ये समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से मजबूरी बस कहिए या वहां की संस्कृति और सभ्यता अनुसार उन्होंने सुविधाजनक तरीके से अपने आप को ढाल लिया। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज पाकिस्तान विशुद्ध तौर पर एक इस्लामिक स्टेट है और हिंदुस्तान के खिलाफ जो समय समय पर वो जहर उगलते हैं उसके पीछे सीधा सीधा जो रीजंस हैं, कारण है, वो यही है कि पाकिस्तान की आज स्थिति बहुत ही डामाडोल है। वहां पर अगर आप देखें इकोनॉमिकली पाकिस्तान इज ए कंप्लीटली shattered state. It is literally economically it is in shambles. पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति आप देख रहे हैं कि वहाँ उग्रवादी संगठन किस तरीके से धर्म के नाम पर, कट्टरवाद के नाम पर वहीं के लोगों को निशाना बना रहे हैं। और आए दिन आपने देखा होगा कि बम ब्लास्ट की घटनाएं होती हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि फॉरेन जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं वहां भी समय पर समय पर हमले होते हैं और उनको शिकार बनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है, आपने देखा होगा कि वहां पर वैचारिक मतभेद सीधे सीधे तौर पर इतने हावी हैं कि वहां की राजनीति डिमांड करती है कि पाकिस्तान जब जब ऐसे माहौल से गुजरती है, कंफ्यूजन, पॉलिटिकल कंफ्यूजन के माहौल से गुजरती है, वहां के लोगों का ध्यान बरगलाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए सीधे सीधे तौर पर वो लोग हिंदुस्तान की तरफ अपना ध्यान मोड़ते हैं और ताकि वहां की जनता जो है, जो पहले से जिन्ना साहब के जमाने से हिंदुस्तान के खिलाफ एक खास साजिश के तहत उन्हें मोड़ा गया है, वो पुनः उनको उस राह पर ले आते हैं। और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ माहौल ये पहली बार नहीं बन रहा है, 1948 से लेकर अब तक बना है। आपने देखा होगा 1948
में हम लोगों ने कबायलियों ने किस तरीके धोखा देकर के हम पर कब्जा करने की कोशिश की, पीओ के लिए हमसे उस समय। उसके बाद 65 की वॉर है, 71 की वॉर है, और यही नहीं बल्कि अभी जो स्कर्मिशेस हमारे करगिल वॉर है, उसके अलावा जो स्कर्मिशेस होते हैं अभी बॉर्डर्स में, वो सब अनप्रोवोक्ड होते हैं, कहीं हमारे फौजियों के सिर काट दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मुझे इस बात में ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जो ताकत और शक्ति है हिंदुस्तान के खिलाफ इस रूप में हम देखते हैं, उसके पीछे एक खास वजह यह भी है कि अमेरिका और चाइना जैसे जो एशियन जायंट्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो जिस प्रकार से निरंतर 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं मिलिटरीली और डायरेक्ट एड के रूप में। आपको ये जानकर बड़ा ताजुब होगा कि 1948 में 2.5 बिलियन डॉलर्स की उनको मदद मिली थी, और पिछले अब जो है वो जो परसों जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी से मेरे ख्याल से मुलाकात हुई पाकिस्तान की, जो उनको मदद दी गई है अभी जेट फाइटर्स की और बाकी आर्मामेंट्स की, उसमें 5.4 बिलियन डॉलर्स की मदद दी गई। अभी तक पिछले 48 से लेकर के अभी तक 2015 तक मैं समझता हूं कि 30 बिलियन पाउंड्स की उनको डायरेक्ट यूएस एड मिली है। और यही नहीं, चाइना जिस तरीके से अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है बाल्टिस्तान में और पीओके में, और जिस तरीके से उसको मिलिट्रीली उनको आर्म कर रहा है, काराकोरम हाईवे के जरिए जो 20 वर्षों में बना, और जहां से उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हथियार भेजे पाकिस्तान को और न्यूक्लियरली उसको आर्म किया, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे पाकिस्तान के हौसले बुलंद होते हैं। और अंततोगत्वा भले ही आज पाकिस्तान को मदद अमेरिका टेररिज्म को खत्म करने के नाम पे दे रहा है, लेकिन विशुद्ध रूप से ये बात सही है कि पाकिस्तान को मिलिटरीली जितना ज्यादा स्ट्रांग किया जाएगा, हिंदुस्तान के खिलाफ उनकी लड़ाई होगी, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफत करना पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स को सूट करता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करते हैं और वहां की जनता को बरगलाते हैं। जी राकेश भान जी, क्या आप वाकई मानते हैं ये जो तमाम मसला है कहीं ना कहीं से ये राजनीति से भी प्रेरित रहता है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, और ये पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति से प्रेरित है। एक तो यहाँ हो कि भारत उनके लिए बनता है कि कॉमन टारगेट, और ये आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में भी टेंशन की बात है। आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि सिविलियन गवर्नमेंट वहां हावी हो जाए। तो अभी क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे थे पाकिस्तान, उससे पहले टॉक से पहले उन्होंने कहा कुछ करना है। जब भी कुछ बात होती है तो पाकिस्तान आर्मी से कोई स्टेटमेंट ऐसा आया है, ये आज नई बात नहीं है, पहले से चल रहा है। और ये भी उन पाकिस्तान के वो ये समझ नहीं सकते कि एक जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है वो हिंदुस्तान में कैसे रह गया, लेकिन इसमें थोड़ा इतिहास देखना पड़ेगा। और जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहां 3 अलग अलग हिस्से हैं, एक आपका लद्दाख है, एक आपका कश्मीर वैली है, और फिर जम्मू है। और जहां तक लद्दाख है मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, वैली में मेजॉरिटी मुस्लिम है, और जम्मू रीजन में मेजॉरिटी मुसलमान नहीं हिंदू हैं। लेकिन मैं कहूंगा कश्मीर के मुसलमान भी 1948 में जब जे.एंड.के मिलिशिया बनी है तो जे.एंड.के मिलिशिया में हिंदू नहीं थे, वो ज्यादातर मुसलमान थे। मुसलमानों ने ही लड़ा कि नहीं हम हिंदुस्तान के साथ रहते हैं। और अगर आप शेख अब्दुल्ला की स्पीच सुने जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में बोली थी, उन्होंने बड़े क्लियरली बोला क्यों वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान ये इस्लाम बोल रहा है ये ढोंग है, वो एक फ्यूडल स्टेट है, हम एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव स्टेट के साथ अपना भविष्य जोड़ना चाहते हैं। उसलिए वो हिंदुस्तान के साथ उस वक्त प्लेबिसिट करने की बात पाकिस्तान भी नहीं चाहता था, क्योंकि प्लेबिसिट होता तो हिंदुस्तान के हक में होता, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में क्या हुआ था, जहां की 98% मुसलमान थे, वहां भी बहुत कम वोटों से उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट किया था। और जहां तक बात अब आज की बात है, ये तो उनकी अंदरूनी राजनीति है, वो आज नहीं कल फिर से वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान भी जानता है कि अब भारत के साथ दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हो गए हैं, वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वाजपेयी जी, राजनीति से प्रेरित कहीं ना कहीं पूरा मसला बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इन दिनों में ही पाकिस्तान ने जो बयानबाजियां हैं वो बहुत तेज कर दी है? देखिए पाकिस्तान बयानबाजियां भी तेज कर दी हैं और लगातार जो हमले हैं जो जी देखिए पाकिस्तान जब ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद से पाकिस्तान अंदर से बहुत हताश है, चाहे वो अपने अंदरूनी तौर पे हो
या बाहरी तौर पर। जिस तरह से भारत का नाम पूरे विश्व में एक बढ़ती हुई इकोनॉमिक के तौर पे या अच्छे रिश्ते जो बनते जा रहे हैं, उससे पाकिस्तान काफी हताश है। दूसरी एक और चीज, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए जिसमें टर्नआउट 80% से ज्यादा रहा, उससे भी उनको बेचैनी बढ़ गई है। तीसरी बात, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने आज तक अभी तक ये होता रहा कि हम लोग डिफेंसिव ज्यादा रहे और जो भी बातें हुई वो डिफेंस की तरफ ही ज्यादा हुई, मतलब हम रक्षात्मक रूप में रहे। लेकिन आज अगर हमारे आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें या गवर्नमेंट का आप रवैया देख लें, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के जवाब देने में ही। लेकिन जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर ने अपना बयान दिया था, उसके बाद क्या हुआ था आपको पता है? वो तो फिर हमला, फिर वही चीजें, यानी कि कुल मिला जी उस हमला ये बॉर्डर पे होते रहे, पहले भी होते रहे, अब भी। लेकिन अब में और तब में क्या अंतर आया है कि अब उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। अभी आपने पीछे देखा, वही तो कह रही हूँ, विदेश मंत्री ने भी अभी हाल ही में पाकिस्तान को लेकर बयान दिए थे, जैसे उन्होंने बयान दिया हमला फिर से हो गया। नहीं, उसका जवाब भी मिला है उनको। और आप देखें पीछे जो ये कन्फ्रंटेशन हुई है, उसके बाद रिक्वेस्ट करी है वहां के फौजी ऑफिसर्स ने कि इनको रोकिए। मतलब इस हद तक पहुंच गया है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान को मालूम है कि इंडिया हमसे काफी मीलों दूर आगे चला गया है। हम किसी कुछ भी कर ले, हम इनके साथ अब किसी भी चीज पे, चाहे वो रक्षा का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, चाहे वो हमारे इंटरनल अपनी जो लोग। तो आप कहना चाहते हैं पाकिस्तान के जहन में खौफ है भारत के नाम का, लेकिन उस खौफ के बावजूद लगातार इस तरह की बयानबाजी वो करेगा क्योंकि देखिए आदत से बाज नहीं आएगा, वो करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली वो अब वो कुछ करने की हैसियत में इस समय नहीं है। उसको मालूम है कि अगर मैंने कहीं पे भी जरा सा छेड़ा तो उसके लेने के देने मुझे पड़ जाएंगे। और उनकी इंटरनल पोजीशन इतनी खराब है क्योंकि जो सांप को उन्होंने पाला है, अब वो उन्हीं के आस्तीन में उन्हीं को डसने की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं। चाहे वो अभी कराची का बम ब्लास्ट हो या उससे पहले जो स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में हुआ, उसमें हो। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है, क्लियरली एक्सपोज हो चुका है और आइसोलेशन में चला गया है। पूरे वर्ल्ड को पता चल गया कि जो आतंकवादी था, वर्ल्ड को तो पता है, बिन लादेन, वो इनके यहाँ पे था, ये छुपाते रहे, वहां से पकड़ा गया। तो ये पूरा एक्सपोज हो चुका है। अब कोई भी जो एक चीन चाइना को छोड़ के बाकी कोई भी कंट्री अब पाकिस्तान पे रक्षा की बात आपने की है। कर्नल बीवी सिंह हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। कर्नल साहब, लगातार इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो तो चल ही रही हैं। सेना पर मतलब सरहदों पर क्या हो रहा है ये किसी से अब छुपा नहीं है। लगातार ये हमले इस तरह के तेज होते जा रहे हैं। रक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्या आने वाले वक्त में भारत के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं पैदा कर सकता है, क्योंकि आप हकीकत समझिए। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे यूरोप में, पहली दफ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स को उन्होंने याद किया किसी प्राइम मिनिस्टर ने। रक्षा के सौदे इतने ऊंचे स्तर के सब, अब नेगोशिएशन चल रहा है अभी डिफेंस मिनिस्टर और इसके अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी के बीच में, आप देख रहे हैं ये चल रहा है। तो हम सिर्फ व्यापक रूप से अगर कहा जाए विश्व के स्तर पे, पाकिस्तान को ये खौफ हो गया है कि ये ठीक है कि मिलिट्री लीडरशिप उसकी सुपीरियर है पॉलिटिकल लीडरशिप से, लेकिन इंडिया का जो इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरा तीनों देख लीजिए आप, इसको बहुत हाई रिकॉग्निशन मिला है अब इंडिया में लीडरशिप चेंज होने से। अभी आप देखिए कि OROP एक ऐसी चीज़ थी जो अभी फौज को मिल रही है, 1 रैंक 1 पेंशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ गई है, मनोबल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सीधे जाते हैं, जवानों से मिलते हैं। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली लड़ाई हो और फिर वही कहानी 65-71 रिपीट हो जाए। ये अंदर से एक खौफ आ गया है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि बॉर्डर पे आपको थोड़ा छेड़छाड़ कर रहा है, लेकिन आपकी BSF बहुत अच्छा काम कर रही है इस समय। इंडियन आर्मी जो है वो अपना इंटरनल रोल में है, कश्मीर में डिप्लॉयड है, लेकिन आर्मी एक बहुत अच्छे सॉलिड बैकअप की तरह आपके बॉर्डर की सॉवरेंटी को पकड़े हुए है। इसलिए मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अंदर से डर समा गया है कि नहीं, एक तो बहुत बड़ा नेशन है, उसका ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ गया है, मिलिट्री माइट भी है, लोग बहुत ज़्यादा, और एक रिकॉर्ड भी है कि हर लड़ाई में वो हार खा चुका है। इसलिए वो इंटरनली साइकोलॉजिकली पाकिस्तान जब कश्मीर मुद्दे को अपना एजेंडा बनाकर देखता है, उस वक्त किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। और साथ साथ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी
आखिर पाकिस्तान अगर इसे एजेंडे में रखता है, जैसे हम कह रहे हैं कि युद्ध की स्थिति भी कई बार आई है, आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत हमला करेगा चला जाएगा, तो क्या ये महज एक डरावा देने वाली बात है कि भाई हम आपको तंग भी करेंगे और हम परेशानी भी करेंगे? तो क्या लगता नहीं है आपको कि इंडियन आर्मी को अब इस पर कहीं ना कहीं बहुत तेज होना चाहिए? देखिए, ये बहुत लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी कश्मीर के चलते ही अगर हम ये कहें कि अगर कश्मीर का मसला न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो पाकिस्तान की पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। ये ठीक उसी तरह से है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि कार के पहिए अगर पंक्चर ना होना बंद हो जाएं, तो आपके सारे वे साइड जितने दुकानदार हैं सबकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करके अपनी पहचान को बनाए रखे। सपोज वहाँ के लोग, जैसे वहाँ की कौम भी चाहती है, कल्चरल या ट्रेड, इस सब पूरे उसमें चाहते हैं कि नहीं हमारी प्रॉस्पेरिटी इंडिया के साथ जुड़े, अंदरूनी दोस्ती तो है ही है हमारी। लेकिन ये जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ठीक उसी तरह से हैं कि हम किसी तरह से अपने आप को रिकग्नाइज रखें कि हाँ वाकई एक मसला है, जो एक्चुअली मसला नहीं, उस मसले को मसला बना करके रखे हुए हैं। और हम तो चूंकि हम पहले से मजबूत हैं ही हैं, ये तो इट्स ए फॉरगोन मैटर दैट इफ देयर इज ए वॉर इंडिया हैज टू विन। ये तो आप रिपीटेडली 48, 65, 71 में आप कर चुके हैं। साहब, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि इससे पहले भी अगर हम बात करें, वीके सिंह ये बात साफ कर चुके हैं कि भाई हमारे पास में पर्याप्त, अगर युद्ध हो जाता है ऐसी स्थिति में तो हमारी सेना जो है वो कहीं ना कहीं खाली पड़ी है। ये मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन सैयद तजम्मुल जी पीडीपी नेता भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे भी मैं एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
के बाद स्वागत है आपका। पाकिस्तान को भारत से खौफ है, इसलिए तो उसने अमेरिका से आग्रह किया कि वो उसे अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में मदद करे। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल से खास बातचीत की। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर इस बात की शिकायत की है कि उसे न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि भारत कभी भी उस पर एटॉमिक हमला कर सकता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल साहब, ये वही अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति जब आते हैं भारत में तो हमारे प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनते हैं और भगत में कोई कसर नहीं छोड़ते। आज पाकिस्तान अमेरिका के पास गया है सहायता मांगने के लिए, न्यूक्लियर सहायता के लिए। तो आज अमेरिका चुप है, तो क्या कहा जाए, ये दोहरा चरित्र अमेरिका का या हमारे प्रधानमंत्री का कोई, क्या कहेंगे आप? इसमें दोनों चीज़ हैं। पहला तो ये कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, हिंदुस्तान की सरकार को कोई सीरियसली लेता नहीं है। हमारा स्तर जो पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हुआ करता था वो अब नहीं है। सबको लगता है कि एक मस्करा सा आदमी कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है। और ये भी नहीं माना जा सकता कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पाकिस्तान जा रहा है तो वो बिगैर अमेरिका की मर्जी के जा रहा है। मुझे लगता है पहले से सहमति है दोनों की, और तभी उन्होंने इशारा करा होगा, और इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका में दुहाई देने जा रहा है कि हमें अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने हैं। ये एक कमज़ोर स्थिति है हिंदुस्तान के लिए, और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वजन नहीं रहने का। चाइना के साथ भी इन्होंने किया, उसे झूला रहे थे, उसने वहाँ मार कर दी, पाकिस्तान के साथ समझौता कर दिया बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सरकार रहेगी पता नहीं और कितनी निम्न स्तर हमें देखना पड़ेगा। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की मंशा से अवगत सारे लोग हैं और ये अमेरिका की मर्जी के बिना संभव नहीं है कि खुद पाकिस्तान जाए और इस तरह की डील करे और भारत के को लेकर के इस तरह के सवाल उठाए सुरक्षा को लेकर के। तो इस पर कम से कम देश के प्रधानमंत्री को सोचना जरूरी है। दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह ने। अमेरिका को पाकिस्तान ने ये कहा है उसे भारत से एटमी हमले का खतरा है, लिहाजा उसे न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने की अनुमति दी जाए और इस पर कुछ सहायता भी मांगी है उसने। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर जी। कपूर जी, एक तरफ अमेरिका जब आता है इंडिया तो हमारे प्रधानमंत्री अवगत करते हैं, तब यहाँ रोल दूसरा होता है। आज वो पाकिस्तान के साथ मिलकर डील कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान ही उनका बेटा, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, या सुरक्षा को लेकर ओबामा ज़्यादा सिंसियर नहीं है? देखिए, हर देश की अपनी प्रायोरिटी होती है। अमेरिका की भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी डिप्लोमेटिक नीति अपने तरीके से करेंगे, खाली भारत के हित की सोच के नहीं करेंगे। मगर दूसरी तरफ मेरे को तो पाकिस्तान पर हंसी आती है कि उसे भारत से खतरा है। इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने ही 3 बार भारत पर हमला किया है। तो ऐसे में पाकिस्तान किस मुंह से ये सब बातें करता है, जिस देश से अमेरिका पे भी सोचने का विषय है कि अमेरिका को भी मालूम है कि छद्म आतंकवाद, जो एक छद्म वॉर है, वो अमेरिका की धरती से चलता है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान पर फिर विश्वास करना चाहता है अमेरिका, तो ये अमेरिका का अपना विषय है। लेकिन इसमें क्या हमारे प्रधानमंत्री को अपनी चिंता नहीं जतानी चाहिए थी वहाँ जाकर, अमेरिका जाकर, अमेरिका के राजदूत? देखिए, प्रधानमंत्री ने चिंता जताई या नहीं जताई, ये मेरे लेवल पर डिस्कस होने वाली बात नहीं है। मगर ये तय है कि भारत सरकार जितनी सक्षम और सशक्त 2014 और उसके बाद है, क्या पता मैं और आप बात कर रहे हैं और अब तक विरोध जताया भी जा चुका हो। तो इसलिए मोदी जी की सरकार में गलत काम को गलत कहने की शक्ति है और ज़रूर कहा जाएगा। ये थे बीजेपी के प्रवक्ता इंचार्ज, जिन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार में इतनी शक्ति है और सक्षम है कि वो किसी भी विरोध का पर अपना विरोध जता सकती है, किसी भी कदम पर, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना आया हो। दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ रमाकांत सिंह, चैनल 1 न्यूज।
तो देखा आपने कि किस तरह से पाकिस्तान के हौसले जो हैं वो वैसे तो दिखने में बुलंद हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की ओर रुख भी पाकिस्तान का हो रहा है। इजाजत मांगी जा रही है। कर्नल बीबी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एक बार फिर से उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कर्नल बीबी सिंह रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं, सुनील नेगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश भान राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, और मुकेश वाजपेयी नेता बीजेपी भी मौजूद हैं। कर्नल साहब, अब प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी आपने देखा, ये तमाम रिपोर्ट्स देखी, ये आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के कई नेता हैं वो अपनी अपनी राय इस पर दे रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए, जो पाकिस्तान का रुख अमेरिका की ओर हुआ है कि भाई हमें इजाजत दी जाए, इसके किस तरह से मायने आप देखते हैं? देखिए, आपको याद है कि अमेरिका लगातार पाकिस्तान को मदद देता रहा है। अमेरिका का बेसिक इंटेंशन रहा है आर्म्स सेल। उसको आपकी डेमोक्रेसी से उतना ज़्यादा दोस्ती नहीं है जितना उसको व्यापार। इट्स ए कंट्री ऑफ ट्रेड। डेमोक्रेसी उसके लिए एक इमेज है, पर रियलिटी है कि वो आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशन है। उसकी इकोनॉमी चलती है हथियार बेचने पे। तो वो चाहे पाकिस्तान को बेचे चाहे इंडिया को बेचे, उसको अपना वर्चस्व, उसको अपनी हकीकत दिखाने के लिए हथियार बेचना उसकी मजबूरी रही है। ओबामा साहब चूँकि एक दूसरे तरह के व्यक्ति निकले, जो आपको मालूम है कि वो बेसिकली एक अफ्रीकन माइग्रेटेड टू अमेरिका एज ए प्रेसिडेंट है पहली बार। तो ये एक विश्व के स्तर पे भी एक संयोग है कि ओबामा साहब का वहाँ आना और मोदी साहब का ओबामा साहब से जिस ढंग से आपने देखा अभी जो चल रहा है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि एक मॉडरेट लाइन है। लेकिन अगर ओबामा साहब फिर मान लो अब तो प्रेसिडेंट बन नहीं सकते, उनका दूसरा टर्म है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर स्लिप कर जाएं हम और वो आर्म्स रेस बढ़ जाए। इधर चाइना आप देख रहे हैं कि सर काफ़ी उठा रहा है, तो हथियार जो है वो बिकता रहे। अभी थोड़ा हमको लग रहा है कि रिलेटिवली एक ऐसा फेज़ आ गया है, आप चाहे इसको जो कहें कोल्ड वॉर कहें या वार्म वॉर कहें, पाकिस्तान को इस समय वो ओबामा के चलते जो वो ड्रोन वगैरह का हमला हुआ था, आपको याद है, थोड़ा नीचे झुकना पड़ा अमेरिका के सामने। और ये आतंकवाद ने ज़रूर प्रश्रय, ये जो अरबिक कंट्रीज़ हैं उससे जो टेररिज्म का जो उद्गम हुआ, तो उससे उसके चलते पाकिस्तान का सिर थोड़ा नीचा हुआ है अमेरिका के सामने। फिर भी उसको एड देना या हथियार बेचना उसकी मजबूरी रही है। लेकिन इंडिया भी परचेजर है। अगर पाकिस्तान को मदद भी मिल जाती है और परचेजर भी हो सकता है, तो इंडिया इज़ ए ग्रेटर परचेजर। इसलिए आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी एक छद्म नीति है अमेरिका की कि थोड़ा इनसे भी दोस्ती दिखाओ, उनसे भी दोस्ती रखाओ। लेकिन शुरू से ही रहा है, ये रवैया शुरू से रहा है और हथियार बेचते रहो बस। मैं तो यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई रियल इंटेंशन। चलिए, सैयद तजम्मुल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद है। सैयद, जो ताज़ा स्थिति है वहाँ की, वो क्या बयां इस वक्त कर रही है? खासकर यहाँ बात कर रहे हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान में जो चुनाव का विरोध किया है भारत ने, उसके बाद वहाँ आसपास के लोगों का क्या कहना है, किस तरह की लहर देखी जा रही है? चलिए, सैयद तजम्मुल से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानेंगे ताज़ा स्थिति फिलहाल क्या है। लेकिन फिलहाल नेगी जी, अभी कर्नल साहब ने बताया कि पूरा जो अमेरिका का रवैया है वो शुरू से ही ऐसा ही रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, भारत लगातार जो शिकंजा है जिस तरह से कसना चाहिए, पहले अगर मैं मोदी सरकार की यहाँ पर बात कर रही हूँ, पहले कहा जा रहा था कि भाई यूपीए है तो भाई ठोस कदम उठाने चाहिए, ये कदम उठाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तमाम बातें थी वहाँ पर। अब गठबंधन में है, जम्मू कश्मीर की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, पीडीपी के साथ गठबंधन है, ऐसे में मोदी सरकार का, बीजेपी का। कुल मिलाकर क्या आपको लगता नहीं है कि ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे की ओर खिसक रहे हैं कदम? सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि मोदी साहब ने जो अभी हाल ही में यात्रा की, चाइना की यात्रा की, और उससे पहले अमेरिका की यात्रा की, उससे पहले ओबामा साहब स्वयं हिंदुस्तान आए, तो आपने एक चीज देखी होगी कि हिंदुस्तान अपनी विदेश यात्राओं में जो बायलैटरल रिलेशंस बनाता है वो ट्रेड की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात के अलावा और कोई बात करता नहीं ज़्यादातर। डिफेंस की जहाँ तक बात होती है, डिफेंस के जो समझौते हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ हुए हैं, वो आज के ज़माने के नहीं, 2006 में जब प्रणब मुखर्जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उस समय वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे रम्सफोर्ड के साथ 10 ईयर लॉन्ग पैक्ट हुआ था, डिफेंस फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं। और उसके बाद अभी ओबामा साहब जब हिंदुस्तान आए थे तो वहाँ भी 4 पाथ फाइंडर्स फ्रेमवर्क पैक्ट हुआ था उनके साथ।
तो हम लोग तो जो भी काम करते हैं, डिफेंस के समझौते करते हैं या फिर हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम लोग सीधे सीधे डेमोक्रेटिक पैटर्न पे करते हैं ताकि हिंदुस्तान और जिस देश के पास हम जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है या चाइना है, हम लोग चाहते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस को लेके हों। लेकिन देखो दूसरी तरफ पाकिस्तान की आप नियत देखिए, पाकिस्तान न तो फूड सिक्योरिटी की बात करता है, न ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करता है, लेकिन वो सीधे सीधे हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार खरीदने की बात करता है। और न सिर्फ वो बात करता है, पाकिस्तान उसको मदद देता है। आज देखिए आपकी F-16 कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को बेच रहा है अमेरिका। इसके अलावा मैंने जैसा बताया आपको, काराकोरम हाईवे के जरिए या फिर जो बाल्टिस्तान में पीओके में जो गिलगिट में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, उसको कितना मजबूत पाकिस्तान ने किया। और मैं समझता हूँ 4 अरब डॉलर की चाइना ने मदद दी है उन्हें। दे आर मेकिंग इट वेरी कोहेसिव, वेरी स्ट्रांग। तो जाहिर बात है कि ये सारी एक्सरसाइज हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है। और यही नहीं, बल्कि चाइना ने जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं डिफेंस की, जो निरंतर जारी हैं वहां पर पीओके में पाकिस्तान फोर्सेस के साथ। तो जाहिर बात है अगर आप जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस वहां हो रही हैं चाइना के जरिए, जिसे हम अपना भी एक एशियन पार्टनर आज मान रहे हैं, तो वो किसके खिलाफ हो रही है? वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो रही है। अगर अमेरिका मदद दे रहा है पाकिस्तान को, ठीक है वो हथियार बेच रहा है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, आई रिस्पेक्ट हिज व्यू पॉइंट्स, लेकिन सीधे सीधे तौर पर हथियारों की मदद का मायने ये है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने कश्मीर एक उदाहरण है। पिछले 10-20 वर्षों से कश्मीर में आप देखा 60,000 से ज्यादा लोग जो हैं उग्रवाद के शिकार हो चुके हैं। मतलब दे हैव बीन 60,000 वर्थ ऑफ मर्डर्स इन कश्मीर, जिसमें उग्रवादी हताहत तो कम हुए लेकिन कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा संख्या में हताहत हुए। और उसके अलावा आपने देखा कि बॉर्डर्स में किस तरीके से हमारे सैनिकों के खिलाफ अनप्रोवोक्ड फायरिंग होती है, उनके सिर काट दिए जाते हैं। और यही नहीं, जो अभी मैंने बात की थी कि 3 लड़ाइयां उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ की, करगिल में जबरदस्ती घुसे, हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान का जो सीधा सीधा हिंदुस्तान के खिलाफ रवैया पैदा होता है, उसमें अगर पाकिस्तान को मदद करता है अमेरिका या फिर चाइना उनको मदद करता है, जैसे मैंने बताया कि जॉइंट एक्सरसाइजेस डिफेंस की चल रही है, तो मैं समझता हूं कि मोदी साहब की लीडरशिप का यहां पर लैक है। अगर मोदी साहब चाइना जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनसे बड़े बड़े समझौते करते हैं, तो मोदी साहब को भी मार्केटिंग प्राइम मिनिस्टर ना बन करके विशुद्ध तौर पर रिजर्वेशन जाहिर करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो आज स्थिति है पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उसको देखते हुए पाकिस्तान से हम लोग हमेशा हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, लेकिन ये दोनों देश उनकी मदद करते हैं। तो इनको सीधा सीधा अपनी बात साफ तौर पर रखनी चाहिए कि भाई इनको मदद देना बंद करें, और मदद देना अगर चालू भी रखें डिफेंस के मामले में, तो ये हिदायत साफ तौर पे हो कि हिंदुस्तान के खिलाफ ये चीज इस्तेमाल ना हो। मैं अलबत्ता जो हमारे डोवाल साहब है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो जिस शक्ति से पेश आते हैं इन मामलों में, मैं उसकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा है अगर पाकिस्तान डज ए 26/11 दे लूज बलूचिस्तान। तो इस तरीके से हमें आज मजबूत होने की, सख्त होने की जरूरत है। मैं वाजपेयी साहब के बयान से इत्तेफाक रखता हूं कि हिंदुस्तान पिछले 60 वर्षों से हमेशा ऑफेंसिव होने के बजाय डिफेंसिव मोड में रहा है, और डिफेंसिव मोड में रहते हुए हिंदुस्तान को शांति का पुजारी समझते हुए पाकिस्तान ने हमेशा फायदा उठाया। भले ही पाकिस्तान हमारे सामने जीरो है, 12 लाख हमारे फौजी हैं, उनके 6 लाख ही हैं, और हम लोग कन्वेंशनल वॉर में आज भी उन पर हावी हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड पैमाने पर इंटरनेशनल सिनेरियो में पाकिस्तान एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता है कश्मीर के नाम पे, इसे बंद करने का रास्ता एक यही है कि हिंदुस्तान मजबूती से सामने आए और उसकी हर बात का मुकाबले से जवाब दे। लेकिन क्या लगता है वाकई कि भारत मजबूती से सामने आ रहा है? नहीं, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जितनी भी लीडर, अब देखिए, अब कांग्रेस के जमाने की मैं बात कर रहा हूं, यूपीए गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अब इसमें पॉलिटिक्स को आप किनारे रख दीजिए, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसीज तब से अब तक चलती आई है, अगर मोदी साहब आज बदलाव की बात करते हैं, अच्छी दिनों की बात करते हैं, तो वी वांट टू सी द चेंज। आज मोदी साहब के पोस्चर्स में जो चेंज की बात उस समय देखी जाती थी, जब प्री इलेक्शन दौर था, जिस समय वो बोलते थे कि मुझे सत्ता में आने दो, मैं पाकिस्तान का ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज मोदी साहब ठीक उल्टे, यानी उनकी जो आज स्थिति है वो बिल्कुल रिवर्स है, और वो बहुत डिप्लोमेटिक हो गए हैं। मैं मानता हूं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज अ मस्ट, इट इज अ नीड ऑफ द आवर, लेकिन दैट सर्टेनली डज नॉट मीन दैट विद द कंट्री लाइक पाकिस्तान हम इतने झुक जाएं कि आज पाकिस्तान को मौका मिल जाए और पाकिस्तान का आर्मी चीफ पुनः इस बात को दोहराए कि कश्मीर जो है आज भी हमारा मुद्दा है। जी जी बिल्कुल, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, तो फिर मेरे ख्याल से कोई ऐसी गुंजाइश, तो मेरा मतलब यह है कि अगर हमारी केंद्रीय लीडरशिप स्ट्रांग रहेगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी डिप्लोमेटिक चैनल्स में, तो क्या मजाल है पाकिस्तान जैसा देश हमारे खिलाफ कुछ बोल पाए और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में इस मुद्दे को उठा पाए। कश्मीर एक वो मुद्दा है जिसको हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से हल करने की बात नहीं मानते हैं। पाकिस्तान बार बार यूएन इंटरवेंशन की बात करता है,
वो इसलिए करता है कि उसको पता है हिंदुस्तान इस बात को मानेगा नहीं है, और हम इस बात को इंटरनेशनल फोरम में उठाएंगे, और जाहिर भाई ये मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर में बाविला मस्ता रहेगा, बल्कि उनके जो प्रदेश की राजनीति है वहां से भी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा जाहिर तौर सतह पर उठता रहेगा। कहीं ना कहीं राजनीति से जी वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं नेगी जी की बात सुन रहा था, तो नेगी जी ने बहुत अच्छा बताया कि पहले की उसमें और अब में क्या फर्क आया। मैं इसमें एक और दो बातें जोड़ दूं कि देखिए, अभी तक मीडिया में या किसी भी फॉर्म में पीओके का या बलूचिस्तान का जिक्र इंडिया की तरफ से नहीं होता था, लेकिन अब आपने पीछे कुछ दिनों में देखा होगा कि हम बड़े स्ट्रांगली वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को उन्होंने फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए हुए हैं, वहाँ पे उनके चुनाव वोट देने का अधिकार नहीं है, हम उसको बड़े स्ट्रांगली उठा रहे हैं और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है हमारे जो कश्मीर अंग है उसकी बात करता है, लेकिन जो इसने वहाँ पे करा हुआ है, जो ये वहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की जो बताती है कि उन्होंने किस तरह से वहाँ पे बर्बरतापूर्वक आंदोलन चला रखे हैं या उनको दबा के रखा हुआ है, तो ये बातें अब इस गवर्नमेंट के आने के बाद ही शुरू हुई है, जिससे कि वो इंटरनेशनली बड़ा एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान। और जहां तक ये हथियार वाली बात है, तो हथियार मांगना, देखो अमेरिका की इकोनॉमी इसी पे चलती है, वो हमारे को भी बेचेगा और पाकिस्तान को भी बेचेगा, लेकिन यहाँ पे अंतर आपको समझना पड़ेगा। आज ही जो हस्ताक्षर हुए हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर में, इसमें ये साफ आप देखेंगे उस एग्रीमेंट में ये है कि 10 साल के लिए एक्सटेंड करा है पहले की पॉलिसी को, प्लस जो भी अब हमारे को जो भी लड़ाकू विमान या विमान पोतक जहाज मिलेंगे उसकी दोनों मिलके बनाएंगे, मतलब हमारे को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका से या चीन से अपनी सामान भारत का डर दिखा के खरीद सकता है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, उस सामान का कोई उनको जरूरत नहीं है, बेफालतू में डर दिखा के खरीद रहा है। लेकिन इंडिया ना सिर्फ डिफेंस के मामले में भी और देशों जो संबंध बढ़ा रहा है, चाहे वो इजराइल हो, आप देखेंगे मंगोलिया और वियतनाम, जहां पे मंगोलिया में आज तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर गया नहीं। मंगोलिया अगर आप हमारे कर्नल साहब ज्यादा बता पाएंगे, सामरिक दृष्टि से देखेंगे तो चीन ने उसको दबा के रखा हुआ और वो बहुत जरूरी है। आप पीछे से देखें, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि चीन ने हमारे साउथ एशिया के अंदर एक सर्कल बना लिया था, उसमें नेपाल हो, श्रीलंका हो और आपका ये बर्मा हो, ये सारे के सारे कुछ इस तरह से बनाया था कि इंडिया को उस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की थी। आज स्थिति बिल्कुल पलट गई। कर्नल साहब बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे और मैं गुजारिश करूंगा इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि जो मंगोलिया की मोदी जी की यात्रा हुई और मंगोलिया को जो सपोर्ट करा है और वियतनाम को, उससे चीन को जो है अपने पैर पीछे खींचने लगे, क्योंकि अब वो जो लड़ाई जो है उसके घर पे जाके होने की संभावना बढ़ गई है। नहीं, मैं ये बहुत ठीक कहा वाजपेयी साहब आपने कि चाइना जैसे अकड़ रहा है अभी आपके हिमालयन रेंज में या तिब्बत में, तो हमको एक चाहिए लॉन्च पैड, एक फ्रेंडली कंट्री, चाहे छोटा हो। यही नहीं, अभी आप देखिए प्रेसिडेंट बेलारूस गए थे यूक्रेन, तो ये छोटे छोटे देश जो हैं, भारत इतना विशाल देश है और हम अब छोटे छोटे देश को अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि चीन भागता है, आपने देखा है चीन में भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ है प्राइम मिनिस्टर का और बड़ी, लेकिन अगर वो भागता है, चूंकि नेहरू जी के साथ भी यही हुआ था चावेन लाई का, आपको याद होगा कि पंचशील लेकर के चले और अंत में 62 का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के लिए अभी तक भयावह है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि ये हम मजबूत होते हुए भी क्यों नहीं लड़ना चाहते। देखिए, पाकिस्तान में जो मिलिट्री सुपेरियरिटी है, यानी मिलिट्री ने जो पावर पर अपना कब्जा जमा रखा है, एक तरह से डेमोक्रेसी वहाँ तो है ही नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी एक डॉल की तरह या एक उसकी तरह। तो ये जो आतंकवाद है वहाँ पर, जिसको इतना फ्लरिश करने का मौका मिला है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स को अगर इन लोगों ने कहीं गैर जिम्मेवारी से उग्रवादियों को दे दिया, तो अननेसेसरली फॉर नथिंग हम लोगों को बहुत ज़्यादा, अभी हमारे लिए प्रायोरिटी है ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बड़ा काम होना है, तो मोदी जी इतना यहाँ बट जाएगा, एकाएक लड़ाई में आप इंगेज हो जाएंगे और वो न्यूक्लियर वॉर हेड का जो वो पूरा डर बना रहेगा। हालांकि हमारे पास भी, हम भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम उलझ करके पूरी अपनी जो इंडिया 2020 का जो सपना था आपका, ग्लोबल सुपर पावर बनने का जो था, वो सब खटाई में पड़ जाएगा। इसलिए इंडिया अभी बहुत ही एक ऐसे संवेदनशील क्षण में चल रहा है जिसमें कि बहुत संभल करके संयम से हमें कश्मीर के मामले में चलना चाहिए। राकेश मान जी क्या कहेंगे आप? मैं मेरा नजरिया थोड़ा
फर्क है इधर। ये जहां तक ये आर्मी का डिटरेंट रहे, न्यूक्लियर हो या कन्वेंशनल वॉर, वो सही है, हमें सख्त होना पड़ेगा और होना चाहिए, लेकिन वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। और आज की तारीख में अगर आप कश्मीर का जवाब देना चाहते हैं उनको, पाकिस्तान को, तो ये है कि कश्मीर में हम इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि कश्मीरियों को पूरी तरीके से हिंदुस्तान के साथ जोड़िए, कि कल वो कोई सोच भी ना सके कि कश्मीर, शायद आज कुछ हैं लोग, आज भी क्या वो पाकिस्तान को बीच, बहुत कम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा, लेकिन जब डेवलपमेंट होगा उधर, वो जब वो देखेंगे कि भाई हिंदुस्तान के साथ हमारे लिए काम हो रहे हैं, तो फिर हमारे काम हो रहे हैं और आर्थिक रूप से पूरी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़ जाएंगे, तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेंगे। और हमें यही है कि, और बाकी पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या एयर चीफ हो, वो बकता रहे, उसके बारे में हमको नहीं ज्यादा परवाह करनी चाहिए। अब बिल्कुल इस तरह की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो बातें हैं वो तमाम तरह से निकलकर सामने आ रही है। वक्त चूंकि हमारे पास बहुत ही कम है, मैं सबसे छोटी छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगी। कर्नल बीबी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ जो हैं हमारे साथ में, सर क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को देखकर, पूरे मसले को देखकर, निचोड़ क्या है इस पूरे मसले का? निचोड़ यह है कि देखिए, हमें अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए और ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कश्मीर में। और विजिलेंस खाली बॉर्डर पे ही नहीं, जैसा अभी मान साहब ने बताया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर कश्मीर में हो जाता है, पंडितों का पुनर्वास हो जाता है जिस पे बहुत प्रयास हो रहा है, तो एक तरह का एक होमोजेनिटी बन जाएगी। कश्मीर के हालात अच्छे हुए हैं, इसको मानने में कोई दो राय नहीं, और अच्छे हो जाएंगे, शांति की तरफ हम बढ़ेंगे, और फिर वो पाकिस्तान जैसा हमने बताया है वो अपना बलबलाता रह जाएगा। फिर उसको भी मजबूर होकर के हमारा रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और हमारा कल्चर और ट्रेड है फिर हमको मिला सकता है, और एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का माहौल। कितना आसान आपको लग रहा है कर्नल साहब ये? देखिए, आसान तो नहीं लगता ऐसा होना होता तो काफी वक्त से, लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी में 60 साल कुछ भी नहीं है। आपका प्रजातंत्र कितना बड़ा पुराना है, बहुत रिसेंट है। अगर आप एक सदी भी इंतजार करके पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो वो लड़ाई लड़ने से ज़्यादा अच्छा है, मैं ये कहूँगा। आप अपने डेवलपमेंट पे ज़रूर विकास करें, और आप लड़ाई की बात न सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने आप को विजिलेंट रखें, गार्ड रखें, दैट इज़ ए बेटर। क्या कहेंगे आप? मेरा विशुद्ध रूप से मानना है कि हमारी सेंट्रल लीडरशिप को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा फोर्सफुल होना पड़ेगा, थोड़ा ऑफ डिटर्मिनेशन, ग्रिट लीडरशिप को बनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से रोजाना इस तरह की सिचुएशंस पैदा कर रहा है, इंटरनेशनल फोराज में जाकर के एक हवा पैदा कर रहा है कश्मीर को लेकर के, ये आज की नई बात नहीं, इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 50, 60, 70 years। इफ मोदी साहब वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ एज ए डिफरेंट पॉलिटिशियन जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सके, तो उन्हें अपने कार्यकाल में इस बात को करके दिखाना होगा। और अगर वो नहीं दिखा सकते हैं तो ही शुड टेक हिज प्री इलेक्शन स्टेटमेंट बैक एंड he should say that he was telling a lie। मेरा साफ साफ कहना है कि जिन एशियन जाइंट्स के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर, चाहे वो चाइना है, और चाहे वो सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स है, हमें उनको भी मैसेज देना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान को मदद करते हैं, दे शुड टेक ए अंडरटेकिंग फ्रॉम पाकिस्तान दैट इट विल नेवर यूज द आर्म्स एंड एम्यूनिशन अगेंस्ट इंडिया अनप्रोवोकिंगली। और अगर वो एश्योरेंस मिलती है, तो उनसे रिश्ते बनाएं, और अगर एश्योरेंस नहीं मिलती है तो हिंदुस्तान को भी अपने आप को मिलिटरीली उसी दर्जे से स्ट्रांग करना पड़ेगा, हमारे रक्षा बजट को बढ़ाना पड़ेगा, और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से दे सकें। एक सही मैसेज जो है वो जाएगा। मुकेश जी क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैसेज जो जहां पहुंचना चाहिए वहां पे मैसेज पहुंच चुका है, और ये पाकिस्तान भी जानता है कि अगर ये जो गवर्नमेंट जब से चेंज हुआ है उसके बाद अगर हमने कहीं पे भी कुछ छेड़खानी करी तो उसका नतीजा बहुत गंभीर हमारे को भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए वो बार बार अमेरिका की तरफ भगता है कि जी हमको बचाओ, हमको इससे डर है, हमको ये डर है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कुछ और है। अगर इसके साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ हमारे को अपने देश को इतना सुदृढ़ करना है, अपने को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो अपने देश के अंदर विकास इतनी तेज गति से लाना है। ये छोटी पाकिस्तान को एक अब सेकेंडरी या थर्ड स्टेज पे पहुंचा देना है कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कुछ अभी वारदातें हो रही है, लेकिन अभी 1 साल का समय हुआ है। आप देखेंगे कि आने के 2 या 3 साल के बाद। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही होने लगा है?
नहीं, ज्यादा नहीं। ये देखिए, ये उनका जो है ना, एक जिसको कहें कि आपका अंदर से गठबंधन है बेचैनी। वहां पर, लेकिन झंडे फहराए जाते हैं नहीं, पाकिस्तान के। ये उनके अंदर से बेचैनी और उनकी मजबूरी है, ये करना लेकिन पड़ेगा। आपकी ओर से क्या कदम उठ रहे हैं? हमारे ये देखिए, ये मीडिया में कुछ नहीं पता, ना हमारे को पता चलता है ना आपको पता चलता है। मीडिया कर्नल साहब बेहतर जानते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती है जो वहाँ पे फोर्स है वो उसको अप्लाई करती है। लेकिन इस बात की बिल्कुल 100% गारंटी है कि ईंट का जवाब उसकी जिम्मेदारी तो वाजपेयी जी अपनी है, लेकिन जो नहीं, आज का आप देखिए, आज के आप मीडिया देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, उनका एक डिफेंस मिनिस्टर का एक वो आया कि हमने कश्मीर में पूरी तरह से बीएसएफ को और उसको ऑर्डर दे दिया है कि हमारे को आप ऑर्डर की इंतजार मत करिए, अगर वहां से कुछ भी फायरिंग होती है तो आप उसका जवाब तुरंत दीजिए। तो इस तरह की अगर जब आप मॉरल बूस्टअप करेंगे फौज का, तो आप यकीन मानिए कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में, और पाकिस्तान जैसे कई और मुल्क भी आ रहे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राकेश, हाँ जी। मैं यही कहूंगा कि जैसे कर्नल साहब ने कहा, हमको सतर्क रहने की बहुत जरूरी है, लेकिन सतर्क रहने के साथ मैं ये फिर से कहूंगा कि कश्मीरियों के दिल जीतना बहुत जरूरी है। जब तक हम पूरी तरीके से वादी के लोगों का दिल नहीं जीते, तो कितनी भी हमारी आर्मी स्ट्रांग हो, वो मैं अपने आप को, हमारे मुल्क को कामयाब नहीं समझूंगा। हमको सबके दिल जीतने हैं, और होते हैं कुछ नौजवान गलत रास्ते पे चले, उनको वापस भटक गए हैं, उनको वापस लाना है। बिल्कुल, उनको वापस लाना है। चलिए, आप सब इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस पूरी चर्चा को हमारे तमाम दर्शकों ने भी देखा होगा, और रिजल्ट जो है वो खासतौर पे फिलहाल एकदम से तो नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ, अब ठोस कदम उठाने की जरूरत जरूर है। लेकिन भारत अपने लिए पूरी तरह से कैपेबल है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये बात जरूर निकल कर सामने आई है। फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए चैनल पर न्यूज। एक फोटो तो ले दो यार, अपने कैमरे से ले दो ना, आपका है ना। शुक्रिया।